पिछली वीडियो में हमने 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स देखे थे। अब इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट मतलब कि ग्रीन कलर के प्लास्टिड को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट वर डिस्क्राइब्ड बाय ग्रू एंड लिवेनहॉक। मेयर, स्मिड्स एंड सिम्फर made detailed cytological studies and showed that the chloroplast always arise from the pre-existing chloroplast। मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रोप्लास्टिड से अराइज होते हैं। क्लोरोप्लास्ट रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल्स। देयर नंबर वैरीज फ्रॉम 1 per cell, जैसे कि क्लैमिडोमोनास जो कि एक ग्रीन कलर का एल्गा है, उसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड द नंबर में बी 20 to 40 per cells एज इन मेसोफिल। क्लोरोप्लास्ट के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, आरएनए, सर्कुलर डीएनए एंड 70s रिबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट्स आर ऑल्सो रिच इन मैग्नीशियम, फेरस एंड कॉपर आयंस। अब क्लोरोप्लास्ट के शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर लेंस शेप्ड। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या फिर रिबन लाइक भी हो सकते हैं, हैविंग अ वेरिएबल लेंथ एंड विड्थ। लेंथ जो है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर तक। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है इनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट एनवलप या फिर पेरिस्ट्रोमियम। ये जो एनवलप है ये लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर होता है और इसमें क्लोरोफिल और साइटोक्रोम्स ये नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो टोटल प्रोटीन है उसमें का 1 to 2% प्रोटीन ही इस एनवलप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह क्लोरोप्लास्ट की भी इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में कम परमिएबल होती है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ये जो पेरिप्लास्टिडियल स्पेस है ये करीब 100 to 200 एंगस्ट्रॉन हो सकती है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है एक मैट्रिक्स जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मैट्रिक्स दिखा था, ठीक वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा इज कोलाइडल इन नेचर एंड कंटेन ऑल द एंजाइम्स नीडेड फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को फिक्स करके शुगर सिंथेसाइज की जाती है, मतलब फूड मटेरियल का सिंथेसिस होता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इन द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एंड इट कंटेन ऑल द एंजाइम्स नीडेड फॉर डार्क रिएक्शन। और तो और स्ट्रोमा में ही आपको 70s रिबोसोम्स, आरएनए और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को प्लास्टिडोम भी कहते हैं। स्ट्रोमा में ही आपको सिक्कों के स्टैक के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, इन्हें ग्रैनम कहते हैं, प्लूरल में ग्रैना। हर ग्रैनम थाइलाकॉइड से बना होता है। यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, जैसे कि सिक्कों को एक पर एक रखा गया है। सो यू कैन से दैट थाइलाकॉइड इज द यूनिट ऑफ ग्रैनम। ईच ग्रैनम इज अ स्टैक ऑफ 2 to 100 थाइलाकॉइड्स। अब इस थाइलाकॉइड को देखते हैं। थाइलाकॉइड इज अ सैक लाइक फ्लैटेंड एंड क्लोज्ड वेसिकल अरेंज्ड एज अ मेम्ब्रानस नेटवर्क। The outer surface of the thylakoid is in contact with the stroma and its inner surface encloses an intrathylakoid space। जब ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं तो इन्हें ग्रैनम कहते हैं। और कुछ थाइलाकॉइड्स अनस्टैक्ड होते हैं, मतलब कि वो अकेले होते हैं और ये जो ऐसा बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर है वो वहां पे नहीं बनता। वो 2 ग्रैनम को आपस में जोड़ते हैं और इसीलिए उन्हें इंटरग्रैना लैमेली या फिर स्ट्रोमा लैमेली या फिर स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स या फिर फ्रेट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेके 80 तक ग्रैनम हो सकते हैं और हर ग्रैनम में 2 से लेके 100 तक थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं।
अब इन थाइलाकॉइड्स के अंदर जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड्स। पार्क और बिगिंस के हिसाब से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स इन द स्पेसिफिक एरियाज कॉल्ड एज क्वांटाजोम्स। तो जो क्वांटाजोम्स है दे आर द फोटोसिंथेटिक यूनिट्स एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय पार्क एंड बिगिंस। इस पर बहुत सी बार क्वेश्चन होता है। तो क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स इन क्वांटाजोम्स में होते हैं तो लाइट एब्जॉर्प्शन या फिर एंट्रैपिंग की जो प्रोसेस है वो यहीं पर होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो याद रखिए कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन ग्रैना में होती है। अभी थाइलाकॉइड्स के प्रोटीन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में काम में आएगा। थाइलाकॉइड के प्रोटीन कंपोनेंट्स 5 मेजर सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। PS1 जिसे कि फोटोसिस्टम 1 कहते हैं, PS2 जिसे कि फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, साइटोक्रोम BF, ATP सिंथेटेज और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आपको याद रहे इस तरीके से मैं बड़े ही शॉर्ट में इन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता हूं। PS1, this complex contain a reactive center composed of P700। अब ये P700 का जो मतलब है that is a type of pigment which is bleached at a wavelength of 700 nanometer, इसीलिए P700। तो PS1 का रिएक्शन सेंटर है P700। इट एक्ट एज अ लाइट ट्रैप और ये आपको अनस्टैक्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही दिखेगा, जैसे कि यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। फिर PS2 जो है इट कंप्राइजेज ऑफ 2 इंट्रिंसिक प्रोटीन्स दैट बाइंड्स टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल P680। मतलब कि PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 है। PS2 वर्क्स एज अ लाइट ट्रैप इन फोटोसिंथेसिस and is mainly present in the stacked thylakoid membrane of grana। तो याद रखिए कि PS1 lies on the outer surface of unopposed part of thylakoid, मतलब कि unstacked thylakoid membrane, और वही जो PS2 है they lie on the inner surface or the opposed part of thylakoid, मतलब कि stacked thylakoid membrane पर। इस पर बहुत सी बार क्वेश्चन होता है। अब साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द ग्रैनम एंड दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। फिर ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स ये आपको ग्रैनम के अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन में लोकेटेड दिखाई देंगे। उसके बाद आखिर में है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इनका मेन काम है सोलर एनर्जी को कैप्चर करना और ज्यादातर ये आपको PS2 के साथ एसोसिएटेड दिखाई देंगे, but they also may be associated with PS1। इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर फोटोकेमिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये पांचों भी जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। PS1 और PS2 का प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया था एमर्सन ने। इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन हो सकता है। सो ब्रीफली इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम रिकॉल करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इस पेरिस्ट्रोमियम के अंदर जो ग्राउंड मैट्रिक्स है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। डार्क रिएक्शन इस स्ट्रोमा में ही होती है। स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन के काम में आने वाले एंजाइम्स मिलेंगे, 70S रिबोसोम्स मिलेंगे, सर्कुलर DNA मिलेंगे और RNA मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इस स्ट्रोमा में ही एम्बेडेड होते हैं स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे ग्रैना कहते हैं या फिर ग्रैनम सिंगुलर में। ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन और इस सिक्कों की बिल्डिंग में हर एक सिक्का जो है वो थाइलाकॉइड कहलाता है। थाइलाकॉइड के अंदर है क्वांटासोम्स जिन्हें पार्क और बिगिंस ने ढूंढा था। अब स्ट्रक्चर के बाद क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे ग्रैनम में लाइट रिएक्शन के दौरान सोलर एनर्जी को ट्रैप करके ATP और NADPH2 जनरेट किए जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके O2 मॉलिक्यूल्स रिलीज किए जाते हैं।
और हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को फिक्स करके शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस के बाद आपके चार्ट के जो लास्ट कॉलम है जिसके अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है, वहां पे आप लिखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसका भी खुद का DNA है और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि क्लोरोप्लास्ट का भी बायोजेनेसिस फिशन से होता है। अब क्योंकि इन दोनों भी सेल ऑर्गेनेल्स के मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हैं, जैसे कि सर्कुलर DNA का प्रेजेंस या फिर 70S रिबोसोम्स का होना, तो बहुत सी बार कहा जाता है कि ये दोनों भी सेल ऑर्गेनेल्स हो सकता है कि पहले कोई प्रोकैरियोटिक सेल थे और फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन it has been suggested that they might have resulted from the symbiotic relationship between the microorganism and the host cell. याद रखिए कि this is not a proven fact. There still exists certain doubts about such origin of these organelles. तो ये हुआ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब अगली वीडियो में हम माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में जानेंगे।